देखिए सभी छात्र ध्यान देंगे इस ओर, और आप अपने जो जरूरतमंद है उनको भी बताएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से निकला है, सीजी व्यापम की ओर से क्या निकला है, अमीन का है वह पोस्ट निकला है। अमीन का पोस्ट एक कार्यपालिक पद होता है। जैसे राजस्व विभाग में पटवारी का पद है, कार्यपालिक पद है, उसी प्रकार से जल संसाधन विभाग में जो अमीन का पद होता है वह भी सेम टू सेम कार्यपालिक पद पटवारी सेम होता है। इसका नाम ही है पूरा पूरा अमीन पटवारी। तो सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि अमीन पटवारी होता क्या है। सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि अमीन पटवारी होता क्या है, क्या पटवारी है या फिर क्या काम करना होगा, ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। जब आप विभाग में सेलेक्ट होकर जाओगे तो आपको बहुत सारे मेंटेनेंस करने होंगे, बहुत सारे निरीक्षण कार्य करने होंगे। थोड़ा सा व्यू इसके बारे में जान लो, इतने में ही आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको वहां पर कार्य क्या करने होंगे। क्योंकि अमीन पटवारी थोड़ा सा डिफरेंट पड़ता है तो जानना बहुत जरूरी है। तो इसकी परीक्षा देख लीजिए कब होने वाली है। इसकी परीक्षा होने वाली है 7 दिसंबर 2025 को इसका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम मतलब तय है ये, इसको आगे पीछे संभव नहीं है कि हो, क्योंकि एग्जाम की डेट दे दी जा चुकी है यहाँ पर, और इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इसके एक हफ्ते तक आपकी तैयारी लगभग पूर्ण कर लेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमीन पटवारी कार्यपालिक पद है। मैंने बता दिया है कि यह राजस्व विभाग के पटवारी पद के समान ही कार्यपालिक पद होता है, अच्छा पद है। यहाँ पर मैंने पटवारी का थोड़ा सा लिख दिया है क्योंकि हमें राजस्व विभाग के पटवारी का नहीं देखना है, हमें देखना है ये जो अमीन पटवारी है इसके बारे में जानना है, जो कि इसका विभाग होगा जल संसाधन विभाग, जल संरक्षण विभाग, ये है इसके विभाग का नाम। यहाँ पर आपको वर्किंग प्रेस मिलने वाला है। अब इसमें आपको देखना क्या होगा, क्योंकि ये बहुत कम लोग बता पाते हैं कि आपको काम क्या करना होगा, इसके बारे में पता होना चाहिए। आपका रुचि भी होना चाहिए कि हम इस काम को करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आपका रुचि इसमें आता है तो बिल्कुल इस पद के लिए जुझारू बन जाना है। तो यहाँ पर देखिए जल संसाधनों का सर्वेक्षण, जितने भी आपके क्षेत्र में जो जल संसाधन है उनका सर्वेक्षण किया जाता है इस पद में आने के बाद। मापन एवं दस्तावेजीकरण, मापन किसका, जल का मापन और दस्तावेजीकरण, जल का एरिया पूरा मापा जाता है, पटवारी तो हो ही। अब जल निकायों जैसे नदियों, तालाबों, झीलों, नहरों आदि की सीमाओं का निर्धारण करना, आपके क्षेत्र में आपके कार्य का जो क्षेत्र होगा जहां आपकी पोस्टिंग होगी उसके अंतर्गत जो भी नदी है, तालाब है, झील है, जो भी ऐसे पानी वाले जल वाले क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण आपको ही करना होगा। फिर उसके बाद है इसमें सर्वेक्षण का कार्य करना है और जल उपयोग के रिकॉर्ड को रखना है। जल उपयोग का रिकॉर्ड, कोई बहुत ज्यादा जल का उपयोग करता है उस पर भी नियम से आपको उसको जल प्रदाय करना। कई उद्योग जल मांगती है, जल के बिना कोई उद्योग भी तो नहीं चलती है, तो जल का उपयोग किया जाता है। और मत्स्य पालन के लिए कितना जल जरूरी है वह भी देखना है। और जल निकायों के जल उपयोग का रिकॉर्ड भी रखना है कि आपके जो जल निकाय है उसमें कितने जल है, वो सबका रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाएगा। फिर जल प्रदूषण तो हो रहा है और इसकी समस्या से सब जूझ रहे हैं, तो जल प्रदूषण का भी इसमें देखा जाएगा, उसकी निगरानी करना है। किसी क्षेत्र से बहुत ज्यादा डस्ट उसमें प्रवाहित हो रहा है, उसकी निगरानी करनी है। बाढ़ नियंत्रण जैसे कार्य इसमें आते हैं। विवादों को सुलझाने के लिए बाढ़ नियंत्रण का कार्य देख रहे हो, जब बाढ़ का पानी आता है तो उसका माप बढ़ जाता है, माप को बताना पड़ेगा कि पानी का स्तर कहाँ तक पहुंचा है। फिर जल विवादों को सुलझाने में सहायता करना, कभी कभी दो क्षेत्र के बीच में इसका विवाद होता है तो वहां पर भी आपको रिपोर्टिंग करनी होगी ऐसे जगह में। तो समझ लीजिए कि आपको अमीन पटवारी के पद में क्या कार्य करने होंगे। अच्छा पद है, इसमें बिल्कुल आपको लग जाना चाहिए, इसकी तैयारी में आगे आ जाना चाहिए। थोड़ा सा और जान लीजिए कि इसमें 12वीं उत्तीर्ण बोला गया है, क्योंकि अभी पदों की जानकारी बस दी गई है, आपका क्वालिफिकेशन का जानकारी नहीं आया है, उम्र सीमा का जानकारी बताया जाएगा। जब भी और नोटिफिकेशन आता है मैं अपडेट कर दूंगी उसको। तो यहाँ पर 12वीं उत्तीर्ण हो चलेगा, आपका जो पीएससी सीजीपीएससी में भरते हो वही उम्र देख लेना आप लोग अभी के हिसाब से और तैयारी में लग जाओ। दिव्यांग इसमें अमान्य है, जो बच्चे दिव्यांग हैं वो इसमें नहीं भर सकते हैं, सीधे सीधे नोटिफिकेशन में कह दिया गया है, उनके लिए यह पद नहीं है। अब इसमें आप एक चीज देख लो कि आपको करना क्या है, प्रश्नों का डीलिंग कैसे होगा। तो अमीन पटवारी पद के लिए कुछ कुल प्रश्न अभी जो आया है नोटिफिकेशन उसमें 150 प्रश्न होंगे, सब में एक एक नंबर होगा और पूरे अंक कितने हो जाएंगे, इससे 150 अंक हो जाएंगे। 150 प्रश्न
150 नंबर, ठीक है। और अगर गलती करते हो तो 0.25 माइनस मार्किंग है, इस चीज का ध्यान रखना है। एक प्रश्न 1 नंबर, माइनस होगा कितना, 0.25, इतना माइनस होने वाला है। जानकारी रखनी है ना। जब जब आप परीक्षा के लिए तैयारी करते हो तो आपको सब पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप यहाँ पर क्या होते हो, पहली ही लड़ाई में आप पीछे हो जाते हो। आपको सबसे पहले आपका परीक्षा में आने वाला पूरा का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। अगर सिलेबस आपने जान लिया है तो देखना ऐसी कई चीजें हैं आप 10th में पढ़ चुके हो, है ना। मैं बताऊंगी, बहुत अच्छे से बताऊंगी कि 10th में आपने क्या पढ़ लिया, क्या क्या काम आने वाला है। तो बहुत कुछ आपके काम यहाँ पर बनने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि आपके जो सिलेबस में है वो कौन कौन से विषय से प्रश्न आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉलम है पाठ्यक्रम, और यहाँ पर दूसरा है प्रश्न कितने आएंगे, और उसके बाद है अंक कितने आएंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया था, जितने प्रश्न उतने नंबर, तो यहाँ पर सब बराबर होने वाला है। अब देखिए सबसे पहला है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर संबंधी प्रश्न आने वाले हैं। कंप्यूटर का प्रश्न बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा हैवी बुक नहीं होती है इसकी। आप इसकी कोई भी बुक लेकर तैयारी कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल से आप इसकी तैयारी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आज तो जो ये कंप्यूटर का समय, बहुत कोई ऐसे भी आप लोग चलाते हो कंप्यूटर, नेट का प्रयोग करते हो, तो आपके हाथ में जो डिवाइस है वो कंप्यूटर से कम नहीं है। लेकिन जानकारी किस बारे में क्या पूछा जा रहा है, यह जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कंप्यूटर संबंधी प्रश्न में कितने आ रहे हैं, 20 प्रश्न आ रहे हैं, और नंबर कितने हुए, 20 नंबर ही हुए। तो ये आपका बहुत अच्छा कमांड बनेगा। इसकी तैयारी तो आप बिल्कुल करेंगे। कंप्यूटर की तैयारी, कंप्यूटर जो विषय है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। हर क्षेत्र में काम आने वाला। आपको पहले सबसे पहले बता दूं, ये जो जितना सिलेबस है यह पटवारी के लिए एग्जाम में भी पूछने वाले यही सेम सिलेबस है, आरआई के एग्जाम में पूछे जाने वाले यही सेम सिलेबस है, और मंडी जो सचिव का आता है पद, मंडी वाले पद जितने आते हैं उसमें भी यही पूरा रहता है सिलेबस। आपको ये सिलेबस कई जगह सेम टू सेम मिलने वाले हैं, इसकी तैयारी हर जगह काम आने वाली है। तो देख लिए कंप्यूटर बहुत अच्छा वेटेज रख रहा है, प्रश्न भी अच्छे खासे इसमें से आ रहे हैं। अब अगला है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण कौन नहीं जानता होगा। तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वन वर्ड, सब जानते हो। बहुत कुछ बनने वाला है, हिंदी तो बहुत अच्छा कमांड है यहाँ से। तो ये 10 प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं, बहुत अच्छे से बन जाएंगे। 10 प्रश्न में से आपके कितने उत्तर प्रश्न सही होंगे, 10। इसके लिए 10 अंक भी हैं। तो हिंदी व्याकरण की तैयारी अच्छी खासी आपसे बनने वाली है। फिर उसके बाद है सामान्य अंग्रेजी और उसका ग्रामर। तो यहाँ पर देखिए ये 10, इसमें भी नंबर है, 10 अंक मिलने वाले हैं इसमें। जो आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हिंदी में पढ़ने वाले हो, वही नाउन, प्रोनाउन सब इंग्लिश में पढ़ने वाले हो। बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिलने वाला है अंग्रेजी ग्रामर में भी। तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होने की होगी यहाँ पर आपको, यहाँ पर बनने वाले हैं ये भी। तो अंग्रेजी ग्रामर भी अच्छे खासे है, क्योंकि जो आप हिंदी में पढ़ रहे हो पर्यायवाची, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वही तो आपको पढ़ना है। वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन पूरा इंग्लिश में भी आपको पूछा जाएगा। अगला है गणित। गणित तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक बार तैयारी करोगे तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपको वो मेमोरी में रहेगा। गणित भी अच्छा है यहाँ पर। गणित में है पूर्ण संख्याएं, अपूर्ण संख्याएं, भिन्न वाले संख्याएं, जो आप हमेशा 10th में भी पढ़ते आ रहे हो वही सब यहाँ पर मिलेगा। औसत, ब्याज, है ना, और चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। 10th में कौन नहीं पढ़ा होगा, पूरा काम आने वाला है यहाँ पर। देखिए आपको यहाँ पर पढ़ाई गणित काम आने वाली है। उसके बाद आता है रीजनिंग, जो सामान्य आपका मानसिक योग्यता पूछा जाता है। रीजनिंग एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग से क्या होता है कि काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ संख्याएं मिलान करने के लिए आते हैं, कुछ 4 में से एक विषम होता है, वैसे चीजों को खोजने के लिए आते हैं। यहाँ भी रीजनिंग आपको काफी अच्छा आपको बनने वाले में से मिलेंगे यहाँ पर। तो रीजनिंग में कितना मिलने वाला है आपको, 15 नंबर और 15 अंक। फिर भारत का यहाँ पर देखिए, अब आते हैं जो बृहद है और नंबर को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया, अगला है यहाँ पर सामान्य ज्ञान किसका, भारत का सामान्य ज्ञान। अब भारत का सामान्य ज्ञान में 35 नंबर है। दिख तो रहा है ज्यादा, लेकिन सब्जेक्ट आप देखिए, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान, सब मिलाकर आपका यहाँ पर, और करंट नंबर का है इधर, ठीक है। जितना भारत का आपका सामान्य ज्ञान है सब मिलाकर आपका 35 नंबर। अगर आप कुछ समय पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ये सेक्शन भी बनेंगे आपसे। उसके बाद आते हैं समसामयिकी, करंट अफेयर। ये जो यहाँ पे आपने सामान्य ज्ञान देखा है उसी का कुछ करंट अफेयर बनता है। तो 1 साल या 6 महीने में जो भी करंट अफेयर हो रहा है, करंट समसामयिकी बीत रही है,
वहां से प्रश्न यहाँ से आपको मिलने वाले। जो भी खेल कूद है, प्लेयर्स है, जो आपका अवार्ड किसी को मिला है, जो पुरस्कार मिल रहे हैं, वो करंट अफेयर में भी आते हैं। तो यहाँ पर करंट अफेयर देख रहे हैं, काफी वेटेज। हर एग्जाम का मेन पॉइंट क्या होता है? करंट अफेयर। करंट अफेयर से जुड़कर रहना है, हर दिन करंट अफेयर देख रहे हो, वह भी काम आने वाला है यहाँ पर। तो करंट अफेयर में आपको यहाँ पर 15 नंबर मिलने वाले हैं। फिर आते हैं अब छत्तीसगढ़ राज्य के जो निवासी बच्चे हैं उनके लिए। छत्तीसगढ़ से सामान्य ज्ञान के प्रश्न कितने आने वाले हैं? यहाँ पर 15। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और 15 अंक भी हैं। तो जो छत्तीसगढ़ की तैयारी कुछ समय पहले से कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका कमांड छत्तीसगढ़ पर बनने वाला है। इसे छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का लोक संस्कृति, जो आप जनजातीय पक्ष पढ़ रहे हो, लोक संस्कृति, त्योहार, मेले पढ़ रहे हो, वह सब आने वाला है। और करंट अफेयर भी है इसमें। तो देख रहे हो यहाँ पर सब मिलाकर यहाँ पर 150 नंबर हो रहे हैं और सबके अंक कितने हो रहे हैं? 150 अंक। इससे पहले जो 2022 में पिछला एग्जाम हुआ था अमीन पटवारी का, उसमें जो हाईएस्ट अंक गए हुए थे टॉप 10 के नंबर 1 पर, वो 118 नंबर गया हुआ था। और जो टॉप 10 नंबर पे 10वें नंबर पे था, उसका 113 नंबर गया था। इसके बाद भी कुछ लोगों का हुआ है उसमें। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हो और इस रैंक के अंदर आपको लाना है अपने आप को। तो इसके बारे में और भी मैं बताने वाले देखने वाले हैं कि जो छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो यहाँ पर जारी किया गया है, ये है जल संसाधन विभाग का पोस्ट। जो अमीन पटवारी है वह है जल संसाधन विभाग का पोस्ट है। तो आपको जो वर्किंग प्लेस होगा वह है जल संसाधन विभाग। आपका जो वेतन बनेगा वह इसी विभाग से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या देखना है? यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर अमीन का पद देख रहे हैं हम, अमीन के पद को निकाला गया है। जनरल यहाँ पर टोटल जनरल की बात की जा रही है तो 21 पद है, और एससी है यहाँ पर 6 पद, एसटी है यहाँ पर 18 पद, और पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है? 7 पद है। पिछड़ा वर्ग के 7 पद। इसी में देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए है यह संख्या। महिलाओं के लिए कुछ पद अलग से है कि महिलाओं के लिए आरक्षित है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये महिलाओं के लिए पद इतना आरक्षित है। उसके बाद यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी पद आरक्षित है। तो इतनी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों का पद यहाँ पर आरक्षित रहेगा। दिव्यांगता को यहाँ पर अमान्य किया गया है। दिव्यांग नहीं भर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दौड़ धूप करना है, इधर उधर बहुत जाने वाला काम है, तो दिव्यांग नहीं भर सकते हैं। और इसका वेतन लेवल देख लीजिए इतना है। ठीक है, यहाँ पर है कि इतना लेवल 5 पे आपका वेतन बनने वाला है। तो ये विभाग के द्वारा निकाला गया पोस्ट है। और कुल पोस्ट कितने हो जा रहे हैं? 50 पोस्ट निकाले गए हैं। तो 50 पोस्ट देखकर आपको ये जानना है कि इस 50 पोस्ट में आपको आना है। जो पढ़ेगा वो जरूर आएगा, आपको पढ़कर यहाँ पर आना है, सही सही एग्जाम आपको हैंडल करना है। चलिए अब मूल बिंदु पर आते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। अगर आप सारी चीजें कर लिए लेकिन आपको पाठ्यक्रम नहीं मालूम, सिलेबस नहीं मालूम, तो दिक्कत की स्थिति है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। आप अपनी दिनचर्या को कुछ भागों में बांट लीजिए। एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए कुछ मिनटों या घंटों के लिए, फिर एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, फिर एक सब्जेक्ट पकड़, 4-5 सब्जेक्ट आप दिन भर में पकड़ लीजिए। और उसके बाद उसको कुछ समय या आधा या 1 घंटा दे दीजिए रोज के हिसाब से। और उसके बाद थोड़े थोड़े ब्रेक लेकर अपने सब्जेक्ट पर आ जाइए, है ना। तो इस तरह से अपने दिन को बांध लीजिए और अपने सब्जेक्ट को तैयारी में ले आइए। क्योंकि बहुत बड़े सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, बहुत आसान सब्जेक्ट दिए गए हैं, लेकिन इसके लिए तैयारी करनी होगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 150 प्रश्न के हिसाब से टोटल मार्क्स 150 हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह है कंप्यूटर संबंधी जो यहाँ पर विषय है उसके बारे में। इसके लिए कुल 20 अंक हैं और 20 प्रश्न 20 अंक पहले से मैंने बता दिया है। आपको इसमें पढ़ना क्या है अब देखते हैं। कंप्यूटर का उपयोग आजकल हर कोई कंप्यूटर चला रहा है। तो कंप्यूटर मैं यहाँ पे पढ़ाने इन सबको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। पढ़ाऊंगी तो अच्छे से पढ़ा भी दूंगी, लेकिन आपको पहले विषय बताना है मुझे। तो यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग का प्रश्न आने वाला है। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है? पता तो है आपको, थोड़ा बहुत तो पता है। अब इसको पढ़ लेना है कि कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं और किस लिए करते हैं। चलिए अब इसके बाद आते हैं कंप्यूटर के प्रमुख भाग। हर कंप्यूटर में सीपीयू तो होता ही है, बहुत सारे मॉनिटर प्रिंटर तो होते ही हैं, बस उसी में जानकारी लेना। सीपीयू, इनपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होते हैं उसको आपको अलग अलग पढ़ना है।
जो कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस होते हैं वो आपको अलग अलग पढ़ना है। तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस यहाँ पर देखना है, इनकी जानकारी पूछी जाएगी। अगला है प्रिंटर के प्रकार। सब कोई प्रिंटर यूज करते हो, आपका जो प्रवेश पत्र निकाल जाएगा वो प्रिंटर के माध्यम से ही तो निकलता है। तो कलर प्रिंटर, कई प्रकार के प्रिंटर होते हैं। तो इंजेक्ट प्रिंटर यहाँ पर एक दिया हुआ है, लेजर जेट प्रिंटर एवं अन्य प्रकार की प्रिंटर। अब तक जितने प्रकार के प्रिंटर हुए हैं उनको पढ़ना है। अब आते हैं इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग तो बहुत जरूरी है, आप तो रोज कर रहे हो इंटरनेट का प्रयोग, पढ़ाई इसी माध्यम से भी तो हो रही है। तो इंटरनेट के उपयोग के बारे में प्रश्न यहाँ पे आने वाले हैं। ईमेल देखते हो, इस एक जगह की जानकारी दूसरी जगह भेजी जाती है। विभागों में भी ईमेल के माध्यम से आदेश प्रसारित किए जाते हैं। तो ईमेल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सर्चिंग हो जाएगी, और वेबसाइट सर्फिंग, और विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। सभी विभागों का ईमेल आईडी होता है, सभी के लेटर उसमें आते हैं और जाते भी हैं। फिर अगला देखते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस जब आपका सिस्टम हैंग करने लगे तो एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। तो एंटीवायरस के उपयोग के बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। नुकसान तो होते हैं ना, आपका सिस्टम ही खराब हो जाएगा, अब वो कैसे नुकसान होता है उसको देखना है आपको। फिर आते हैं अगला, मल्टीमीडिया के उपयोग। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। ऑडियो वीडियो सब यूज कर रहे हो, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा पढ़ना होगा आपको। फिर आते हैं सीडी और डीवीडी। जो बड़ा सा सीडी आप लगाते हो और जानकारियों को कलेक्ट करते हो, या लगाकर अपने मॉनिटर में जिस जानकारियों को देखना चाहते हो आदान प्रदान भेजा जाता है, तो वो भी यहाँ पर पूछा गया है। सीडी डीवीडी से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं यहाँ पर। फिर अगला है गूगल। गूगल को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। यहाँ पर अगला है गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब। आजकल यूट्यूब का तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है, पढ़ाई लिखाई सब यूट्यूब से हो रही है, तो इसके बारे में जानकारी पूछी जाएगी। सर्च इंजन से वांछित जानकारी आपको पूछा जाएगा। तो ये देख रहे हो आपके सामने चलता हुआ बहुत कुछ चीज है यहाँ पर, बस इसके बारे में आपको पढ़ना है और क्वेश्चन लगाने हैं ना, कि 4 ऑप्शन में से कैसे क्वेश्चन में से आंसर निकलने वाला है उसको आपको हैंडल करना है। चलिए यहाँ पर हम अगला देख रहे हैं, हिंदी व्याकरण। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है हिंदी व्याकरण, बहुत रुचि से पढ़ते हैं ना तो आपका 10th भी इसमें टॉप कर जाता है ना, क्योंकि हिंदी व्याकरण बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट होता है। हिंदी व्याकरण में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कितने, 10, और इसमें प्रश्न के उत्तर प्रश्न के अंक कितने होंगे, 10। तो 10 पर 10 अंक, 1 नंबर सब में मिलने वाले हैं। जब माइनस करोगे तो -0.25 इतना माइनस होने वाला है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, बहुत ही अच्छे इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न मिलने वाले हैं। स्वर, व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, कौन कौन से शब्द स्वर हैं, कौन कौन से शब्द व्यंजन है। 4 ऑप्शन व्यंजन के होंगे, 1 स्वर का होगा, उसमें से अलग निकालना है। 4 ऑप्शन में 3 स्वर के वर्ड होंगे और 1 व्यंजन का होगा, ऐसा निकाला जाएगा, या कूट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से आपको स्वर व्यंजन की पहचान होनी चाहिए। वर्तनी, वर्तनी शुद्धिकरण, अशुद्ध शब्द दिए जाएंगे, उसमें से आपको शुद्धिकरण वाले शब्द खोजने हैं। जैसे कि परीक्षा, क्या यह शुद्ध शब्द है, ये तो अशुद्ध है। अब वर्तनी शुद्धिकरण कैसे करोगे, तो लिखोगे सीधे सीधे परीक्षा, ये हो जाएगा वर्तनी शुद्धिकरण हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपको वर्ड पूछे जाएंगे। आशीर्वाद, अगर मैं आशीर्वाद लिखती हूँ यहाँ पर तो मैंने ऐसे लिख दिया है, क्या यह वर्तनी शुद्धिकरण है, यह अशुद्ध है। अब इसको शुद्ध कैसे करेंगे, ऑप्शन में खोजना है कि शुद्ध कौन सा होगा। तो यहाँ पर आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है इसका जानकारी आपको लेना है। तो यहाँ पर आपको सही शब्दों का चुनाव करना है। आप लोग कभी कभी आशीर्वाद यहाँ लगा के गलत कर देते हो ना, तो आपको पढ़ना है और अच्छे से देखना है। चलिए अगला देख रहे हैं यहाँ पर लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, है ना। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, कौन से शब्द स्त्रीलिंग वाले हैं, कौन से शब्द पुल्लिंग वाले हैं, और कौन उभयलिंग वाले हैं। चिड़िया, चिड़िया इसमें आ जाएगा चिड़ई,
खोजना पड़ेगा, यही जानकारी लेनी है आपको, ठीक है। चिड़िया, ऐसा करके बहुत सारी जानकारियां हैं कि कुछ उभयलिंग में आते हैं या स्त्रीलिंग में आते हैं या पुल्लिंग में आते हैं, तो लिंग का जानकारी आपको होना चाहिए। सब 10th में पढ़ा हुआ चीज है। उसके बाद वचन, एक वचन, बहुवचन, यहाँ पर आपने पढ़ा है, उसी को आपको पढ़ना है। अगर लड़की है एक वचन, तो बहुवचन क्या होगा, लड़कियां हो जाएगा। ऐसे करके आपको यहाँ पे बनाना है। कभी कभी कोई चीज एक वचन में भी वही होता है और बहुवचन में भी उसका मतलब वही होता है, तो वैसे वर्ड आपको भी खोजने होंगे कि जो दोनों वचन में समान होते हैं वो कौन कौन से वर्ड होते हैं। अब आता है काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, उसमें से आपको सिलेक्शन करना होगा अपने ऑप्शन में से। फिर आते हैं संज्ञा, संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, प्लेस के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ऐसा करके मैं पढ़ाने वाली नहीं हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ ओवरव्यू बताने वाली हूँ। अब आते हैं सर्वनाम, किसी संज्ञा के बदले उपयोग किए जाने वाले वर्ड को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं यहाँ पर सिर्फ बताने वाली हूँ। तो अगला है विशेषण। फिर क्रिया, क्रिया वर्ब हो गया, और यहाँ पर क्रिया विशेषण। कारक, कारक को थोड़ा सा अच्छे से देख लोगे क्योंकि कारक में क्वेश्चन आते हैं और बनते नहीं है जनरली, तो कारक को आप देख लोगे अच्छे से, क्योंकि बाकी चीजें आपने कभी ना कभी पढ़ा है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रश्न में से उत्तर निकालने का तरीका आना चाहिए, है ना। और कारक को देख लेना, ये कारक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद आते हैं समास। समास में है अव्ययी समाज, बहुव्रीहि समाज, कर्मधारय समाज, ये सब इंपॉर्टेंट समाज है, ठीक है। तो और द्विगुण समाज, ये सब समाज के जो एग्जाम्पल है वो पूछे जाते हैं। समाज की परिभाषा जनरली नहीं पूछी जाती है, पूछी जाती तो भी तो आपसे बन जाएगा, दो पदों के मेल से बनने वाले सब। तो यहाँ पर आपको समास में वर्ड पूछे जाएंगे कि बहुव्रीहि समाज का कुछ 4 ऑप्शन रहेगा, आपको उसमें देखना है कि बहुव्रीहि समाज का कौन सा एग्जैक्ट इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पर समास रचना एवं उसके प्रकार, प्रकार 4 ऑप्शन है, कौन सा समाज का प्रकार है, कौन सा समाज का प्रकार नहीं है। ऐसे करके ऑप्शनल ही तो क्वेश्चन होने हैं इसमें। ऑप्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं, लिखने वाले की अपेक्षा जल्दी बनते हैं। अब आते हैं अगला संधि। संधि, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आपको तीनों देखना है। और तीनों के अंदर कितने वर्ड आते हैं, कौन सा वर्ड, कौन सा वाक्य स्वर संधि का है, कौन सा व्यंजन संधि का है और कौन सा विसर्ग संधि का है। निःशुल्क, निःशुल्क संधि बताना पड़ेगा कौन सा है, यह निःशुल्क विसर्ग संधि है। तो जहां पे ये 2 बिंदी आते हैं वह हो जाता है विसर्ग संधि, तो पहचानना है वर्ड में से। वैसे ही व्यंजन में संधि में से भी आपको खोज लेना है। फिर आते हैं अगला रस, अलंकार, रस, छंद, अलंकार, दोहा, सोरठा। 10th में पढ़े हो तो काम आने वाला है, अन्यथा स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर पढ़े हो तो अच्छे से बना लेना है। उसके बाद आते हैं व्याकरणिक अशुद्धियां। जैसे व्याकरणिक अशुद्धियां में क्या होगा, मैंने यहाँ पे कोई वर्ड रखा है, यह मेरे काम है। अब इसको व्याकरणिक अशुद्धियों को शुद्ध करना है। अशुद्ध दिख रहा है ये, पर कहां पर अशुद्ध है यह खोजना है। 4 ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही होने वाला है उसको खोजना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह मेरा काम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यह मेरा काम है। बस आपको जहां पर अनुचित लग रहा है उसको सुधारना। लेकिन आप क्या करते हो, आप बोलते भी गलत हो, क्योंकि हम जो बोलते हैं, दैनिक भाषा जो बोलते हैं, वो व्याकरणिक रूप से अशुद्ध होता है। आपको इसके लिए व्याकरण में जाकर देखना होगा। कभी कभी आप क्या बोलते हो, अशुद्ध बोलते हो, तो आपको यहाँ शुद्धिकरण पता होना चाहिए। हम तो सही क्वेश्चन का आंसर लगा कर आए हैं, पर उसने आंसर गलत ले लिया। लेकिन क्या होता है कि हम भी गलत बोलते हैं। तो व्याकरण में आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है कि शुद्धिकरण में क्या वर्ड शुद्ध होते हैं। चलिए आगे देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग का मैं उदाहरण दे रही हूं, उपहार, उपहार। उपसर्ग जिन शब्दों के पहले कुछ शुरू में जुड़ने वाले शब्द होते हैं उसको उपसर्ग कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है उपसर्ग, उप जोड़ने वाला शब्द क्या हो जाएगा, उपसर्ग। प्रत्यय किसे कहते हैं, जिन शब्दों के लास्ट में जुड़ते हैं कुछ शब्द, उसको प्रत्यय बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक उदाहरण देने वाली हूँ, सुंदरता। सुंदरता, सुंदर में ये सुंदर है पूरा का पूरा वर्ड, इसमें जो ता जुड़ा है यह हो जाएगा प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर अच्छे से पता होना चाहिए।
कि जिन शब्दों के पहले कुछ जो शब्द जुड़ते हैं वह उपसर्ग, जो लास्ट में जुड़ते हैं और लास्ट में जुड़कर या पहले जुड़कर जो पूरे शब्दों का परिवर्तन ला देते हैं, जो शब्दों में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें ही तो ऐसे शब्द कहे जाते हैं। अगर हार है, हार क्या है, आप तो हार रहे हो, लेकिन अगर उसके पहले उप लग जाता है तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हार के पहले उप लगा मतलब उपहार हो गया, पूरा मीनिंग चेंज हो गया। देख रहे हो, उपहार का मतलब हो जाता है कोई सम्मान, पुरस्कार या भेंट होता है। और वैसे ही सुंदर, सुंदर के पीछे अगर ताल लग गया तो उसका कुछ मीनिंग चेंज हो जाता है। अब आइए अगला देखते हैं शब्द प्रकार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसमें भी अच्छे अच्छे मतलब उदाहरण मिलेंगे आपको। तत्सम में आप देखेंगे तो यहाँ पर तत्सम अगर बोला जाए तो कदली, कदली किसे बोला जाता है, पढ़ना पड़ेगा। यही प्रैक्टिस है। अगर मैं पूछ रही हूँ कदली किसे बोला जाता है, इसका तद्भव रूप क्या होगा। आप जो बोलते हो, आप कदली कभी नहीं बोलते हो। जब पंडित जी बोलते हैं ना किसी कथा में कदली फल मेवा, तो कदली का मतलब क्या होता है, कदली का मतलब केला होता है, केला। तो ये होता है तत्सम और ये होता है तद्भव, ये होता है तद्भव। तत्सम मतलब जो संस्कृत से सीधे सीधे मैचिंग शब्द होते हैं वो होता है तत्सम। और तद्भव क्या होता है, जो हम बोलचाल की भाषा में फोल्ड करते करते आज बोल रहे हैं वह होता है तद्भव। आज आप कदली नहीं बोलते हो, आज आप केला बोलते हो। दुकान वाला भी केला ही बोलता है। किसी दुकान वाले से सुने हो किसी दुकान वाले से सुने हो एक दर्जन कदली दे दो, नहीं ऐसे ही सुनते हो ना। ये सब ना संस्कृत के शब्द है जिसे ही तत्सम कहा जाता है। अग्नि, अगर इसमें मैं अग्नि बोल रही हूं, अग्नि, अग्नि क्या हो जाएगा, हाँ अग्नि का आग हो जाएगा। लेकिन आप क्या बोलते हैं आजकल, आग ही बोलते हो। इसका मतलब है आग हो जाएगा तद्भव शब्द और अग्नि हो जाएगा तत्सम शब्द। तो यही आपको पहचानना है। आपको अगर कदली के लिए पूछा जाएगा तद्भव शब्द कौन से सही होंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप तो आग मार दोगे अगर नहीं पढ़े रहोगे तो, है ना। तो यही प्रैक्टिस करनी है आपको। और लड़ोगे, मैंने गलत आंसर ले लिया। कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि आपको सही रहना है। आप सही रहोगे तभी तो लड़ोगे ना, इसलिए आपको सही उत्तर लेना है। अगला है विलोम, विलोमार्थी शब्द, फिर अनेक आर्थी शब्द और अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वन वर्ड, यहाँ पर वन वर्ड आ रहा है। वन वर्ड आप पढ़ते हो, वही वन वर्ड है। किसी एक वाक्यांश का अर्थ क्या होगा, एक शब्द में एक उसका रहेगा उत्तर। तो यहाँ पर देख रहे हो विलोम, सत्य का हो जाएगा असत्य, है ना। झूठ का हो जाएगा सत्य, झूठ का हो जाएगा सच, है ना। इस तरह से दिन का हो जाएगा रात को। ऐसे साधारण शब्द आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं, आपसे तो थोड़ी सी कुछ विशेष टाइप के शब्द ही पूछे जाएंगे। तो कुछ आप ऐसे विलोम शब्दों का सिलेक्शन कर लेना। आप अपने जब बुक पढ़ोगे ना तो उसमें देखना कि आपसे आसानी से बनने वाले विलोम शब्द कौन से हैं। सच का झूठ तो सब जानते हो, लेकिन कुछ ऐसे विशेष शब्द होते हैं जिसका जल्दी से नहीं पता चलता है कि क्या होगा। तो ऐसे शब्दों का आप टिक लगा लगा के उसको बार बार पढ़ लेना, ठीक है। साधारण वाले तो बनने वाले हैं सबसे, लेकिन असाधारण वाले ढूंढने पड़ेंगे आपको। आपको क्या नहीं बन रहा है उसको आपको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर अनेक अर्थी शब्द, एक शब्द होता है उसके कई अर्थ होते हैं। अगर किसी सूर्य का एक अर्थ होता, अग माने जो होता है सूर्य होता है, तो अग का मतलब और भी कुछ होता है ना। तो उसका अर्थ आपको ढूंढना पड़ेगा वहां पर। फिर अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सब तो आप 10th में पढ़े हो, आसानी से बनने वाले हैं। फिर उसके बाद आप देखते हो यहाँ पर मुहावरे, मुहावरे और लोकोक्तियां, अधगल गगरी छलकत जाए, है ना। ऐसे करके कई तो मुहावरे होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, वहां पे 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको ढूंढना है। तो ये काफी आसान है हिंदी पोर्शन, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है हिंदी पोर्शन। 10 के अंक आपको बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं अगर आपने यहाँ पर तैयारी कर ली है तो। अब आइए जिसका इंग्लिश कमजोर है, जिसका इंग्लिश कमजोर है वह भी यहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल फील करने वाले हो। कैसे, जो आपने अभी हिंदी व्याकरण में पढ़ा है वही आपको इंग्लिश व्याकरण में भी पढ़ना है। लेकिन कुछ चीजें नहीं बनती हैं तो स्किप कर सकते हो, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर भी बनने वाला है। यह देखो यहाँ पर नंबर, नंबर अभी हमने देखा था ऊपर में। वचन,
ये यहाँ पर हमने नंबर को वचन के रूप में देखा था, जो हिंदी में पढ़ना है उसी को इंग्लिश में समझ लेना है कि क्या बोलते हैं। कुछ उदाहरण देख लो यहाँ पर। फिर जेंडर है ना, जेंडर आपने देखा, लिंग वगैरह, हिंदी में भी वही है। फिर आर्टिकल्स ए, एन, द, इसका आप प्रयोग देख लो कहाँ कहाँ पर अपवाद वाले होते हैं। अपवाद वाले सेक्शन से ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो आपने सभी 10th तक बढ़िया इंग्लिश पढ़ी हो, और जो इंग्लिश मीडियम पढ़े उसको तो आसानी से बनने वाले हैं, लेकिन 10th बेस में जो है उसको भी बनने वाले हैं, तो इसका आप प्रयोग देख लेंगे। उसके बाद प्रोनाउन सब देख रहे हो यहाँ पर। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब तो आप आपने देखा ना वहां पर, क्रिया, क्रिया विशेषण हिंदी में भी तो है ना आपका पूरा, तो संज्ञा, सर्वनाम, ये सब वहां पर भी मिलने वाला है। और एडवर्ब, विशेषण वगैरह आप वहां पर देख लियो। आप जब पढ़ो तो हिंदी के साथ मैचिंग करके पढ़ लेना, क्योंकि आपको तो फिक्स सब्जेक्ट मिल गया है यहाँ पे पढ़ने के लिए। फिर यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, कंजक्शन में मैं तुमको बता रही हूँ यहाँ पे क्या होगा, समुच्चय बोधक, बोधक यहाँ पर जो आप देखने वाले हो समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मतलब दो सेंटेंस के बीच में जोड़ने वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे एंड, बट, और, बिकॉज, ऐसे करके जो जुड़ते हैं वो होता है आपका यहाँ पर कंजक्शन, मतलब जोड़ने वाले शब्द। यहाँ पर आपको ये सब तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो, पर आपका एग्जाम में जो आएगा उसको खोजना है आपको। फिर अगला है यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्या आएगा, जैसे ऑन द टेबल बोलते हो ना, ये इस टेबल पे एक बिल्ली बैठी है तो ऑन का प्रयोग करते हो यहाँ पर। उसके बाद फ्रॉम, इन, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप करते हो। उसका कहाँ पे परफेक्ट प्रयोग हो रहा है तो आपको ढूंढना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव 10th में पढ़े हो तो बनने वाले हैं ये भी, बस आपको यहाँ पर रिवीजन करना होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, ये यहाँ पर थोड़े से हिंदी से अलग है, इन दोनों को देख लीजिएगा। उसके बाद सिनोनिम्स, यहाँ पर आपको पूछे जाने वाले हैं समानार्थी शब्द। अगर अभ्यास है तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा मेहनत मत करिएगा। और यहाँ पर इसका जो है एंटोनोमिस, यहाँ पर मतलब विपरीत शब्द। विलोम जो हम हिंदी में देखे हैं, विलोम ठीक बोल रही हूँ ना, ये यहाँ पे इसका विलोम हो जाएगा। तो आपको इंग्लिश में भी ऐसे शब्द खोजने हैं। फिर यहाँ पर वन वर्ड, वन वर्ड आपको हिंदी में भी देखे हो, कई शब्दों का मिलाकर एक कई वाक्यों को मिलाकर एक शब्द जो पूछा जा रहा है वह भी इंग्लिश में पूछा जा रहा है। और यहाँ पर स्पेलिंग, आपका नाम ही अगर यहाँ पर लिख दिया जाए और आपके नाम में एक शब्द गलत कर दिया जाए तो उसको खोजना है सही क्या होगा, तो वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक को भी खोजना या इस पर सही स्पेलिंग को सुधार कर लिखना है। फिर प्रोवर्ब, आइडम्स और फ्रेजेस, ये आपको देखना है। कहावतें और जो लोकोक्तियां हैं वो सब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर अभ्यास है तो कर लो, नहीं तो समय को देखते हुए छोड़ भी सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर गणित एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बनता है तो नंबर अच्छे आते हैं। और चूंकि यहाँ पर जो दिया गया है सिलेबस आपके पढ़े हुए से नहीं है, यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्याएं, कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, कौन सी पूर्ण होती हैं संख्याएं, कौन सी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। मैथ के बुक का सबसे पहला चैप्टर है यह, एकदम आसान है यह। मैथ के बुक का, किसी भी मैथ के बुक का सबसे पहला चैप्टर क्या होता है, संख्याओं का ज्ञान। तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हो आसानी से। फिर वर्ग और वर्गमूल हर किसी ने पढ़ा है, वर्ग और वर्गमूल। घन और घनमूल ये सभी ने पढ़ा है। गुणनखंड, गुणनखंड का ज्ञान लगभग सभी को होता है, ये आसान चीजें होती हैं। और घातांक नियम ये बेसिक होता है किसी भी पढ़ाई का, पर आपको क्या करना है, बेसिक से उठकर आपको यहाँ पर तैयारी करनी है ताकि आपका यहाँ पर सही हो जाए। फिर उसके बाद महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम, एचसीएफ, कौन नहीं पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा, बस इसका प्रैक्टिस कर लेना है। और भिन्न संख्या एवं उनकी संख्या, कभी कभी एक सही 2/4 लिखा होता है, क्या है, भिन्न संख्या ही तो है। बस 4 एकम 4 और 4 2 6, कितना हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। इसका भाग करके जो उत्तर आएगा वो उसका उत्तर हो जाने वाला है। ऐसे करके आपको यहाँ पर करना है प्रैक्टिस। उसके बाद यहाँ पर आते हैं बीज गणित में। बीज गणित के मूलभूत नियम एवं संक्रियाएं, एक चर एवं दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण। देख लीजिए, कमांड बनता है तो जरूर कीजिए। अब यहाँ पर बहुत अच्छा सेक्शन क्या आने वाला है, औसत। औसत तो 10th से पढ़ा जाने वाला बहुत अच्छा गणित होता है। चाल,
चाल, समय, दूरी, ये सब तो सभी ने पढ़ा होगा, ये तो एक साथ पढ़ने वाला चीज है ना। औसत और चाल, समय, दूरी ये एक साथ पढ़ने जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। एक ट्रेन इतने समय में जा रही है, उसका चाल इतना किलोमीटर है, तो वो किस हिसाब से उसकी लंबाई इतनी दी गई है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे यहाँ पर क्वेश्चन का अभ्यास आप कर लोगे। फिर उसके बाद आते हो अनुपात समानुपात, बहुत अच्छा ये भी सेक्शन है, सभी ने इसको पढ़ा होगा। तो अनुपात समानुपात को देख लेंगे। प्रतिशत, प्रतिशत भी हमेशा पढ़ा जाने वाला है। क्रय विक्रय और लाभ हानि, ये सब यहाँ पर है। फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर ये सब क्वेश्चन अच्छे अच्छे आने वाले। बहुत ज्यादा आपको बिखरने नहीं दिया गया है, मूल मूल सब्जेक्ट पे ही बोला गया है। अब इसको आप देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, रेखा एवं कोण, मन करता है तो पढ़ना, नहीं तो यहाँ से तैयारी कर लेना। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, अगर इसका अच्छा है आपका तब कर लेना यहाँ से। और सबसे अच्छा यहाँ पे क्या है पता है, गणित में बहुत अच्छे सिलेबस दिए गए हैं जो हर कोई पढ़ता है, वहीं से आना है। और उसके बाद ये जो मानसिक योग्यता है, इसको रीजनिंग बोला गया है। 15 अंक है यहाँ पर, सीधे सीधे रीजनिंग से ही 15 अंक है। रीजनिंग ऐसा क्वेश्चन होता है जो बन जाता है, आपको घुमा फिरा के आपको दिमाग लगाना है कि कैसे आंसर निकाल सकते हैं, वह होता है रीजनिंग। ये तो सीजीपीएससी प्री में भी है और सीजीपीएससी मेंस में भी है, तैयारी अच्छी रहेगी, हर जगह बनने वाला है। यहाँ पर आप देख लेंगे, इसमें जो पूछा गया है वह रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद आते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान किसका पूछा जा रहा है, भारत का। सामान्य ज्ञान जब भारत की बात करते हैं तो वहां से 35 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। यह 35 क्वेश्चन और 35 अंक सब कुछ सेम है यहाँ पर। अब यहाँ पर पहला है आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, संविधान से आने वाले क्वेश्चन है। मुख्य संवैधानिक प्रावधान, कौन कौन से प्रावधान है भारत में संविधान में, वह देखना है। और यहाँ पर मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं ना नागरिकों को, वह पूछा जाने वाला है। और मौलिक अधिकार, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में अंदर जाकर पढ़ लो थोड़ा सा। और सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। आरटीआई, कैसे आप सूचना का अधिकार लगाओगे, कौन सा नियम होता है, सूचना के अधिकार में कौन सी जानकारी दी जा सकती है और कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती है। अगर आप रक्षा मंत्रालय से जानकारी मांगोगे तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह देश के कानून व्यवस्था का सवाल होता है। तो ऐसा कौन सा है अपवाद जहां से जानकारी आपको नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ पर आपको निकालना है जानकारी। अपील क्या होता है, अपील कितने दिनों में लगाई जाती है। फिर सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक ध्वज हो गया आपका, राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय पुष्प हो गया, वहां पर देख लेना है। राष्ट्रीय व्यक्तित्व, जैसे छत्तीसगढ़ का व्यक्तित्व पढ़ रहे हो वैसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय व्यक्तित्व हो रहे हैं ना, ये सब वहां से आपको कुछ देख लेना है। लोकतंत्र एवं चुनाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लोक चुनाव आयोग के बारे में पढ़ लेना। चुनाव आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, ये सब देख लेना। चुनाव आयोग में कौन कौन से राजनीतिक चिन्ह है, क्षेत्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं, यह सब देख लेना। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से आर्टिकल है देख लेना। कैसे प्रस्ताव पारित किया जाता है वह सब यहाँ पे आ जाएगा। राष्ट्रपति के बारे में नहीं पूछा गया है, मत मेहनत करना राष्ट्रपति के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा का अलग से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई है उसके बारे में बोला गया है। यहाँ पर 10th का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, एक बार आप 10th की बुक जाकर देख लोगे कि इतिहास में 10th में क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि लिख दिया गया है साफ साफ 10th। और भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से लेकर 1947 तक, और 1947 के बाद जो नेहरू जी का जो यहाँ पर समय था उसको भी आपको देखना होगा। अच्छा है ना, 1857 से आगे का पूछा जा रहा है, क्रांति के बाद का, तो यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद भारत का भूगोल 10वीं का जो यहाँ पर है उसको आप देख लेंगे कि भारत के भूगोल में क्या क्या बोला गया है। तो यहाँ पे भारत एवं विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या, जो भारत की जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, क्या क्या प्रावधान है, क्या यहाँ पर हानि है, क्या कारण है इसके, वो सब देखेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी वगैरह देखेंगे। प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है वह सब याद करना है। पंचवर्षीय योजनाएं, भारत में जो 1951 से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक बनी है, सबको अलग अलग याद करना है। यहाँ पर कृषि, कृषि भारत का जो कृषि है उसको देखना है। औद्योगिक विकास, भारत के उद्योगों का विकास किस तरह से हुआ है वह।
भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक प्रणाली, भारत में कितने प्रकार के बैंक हैं और कौन कौन से बैंक मतलब मर्ज हो गए हैं, देख लीजिएगा थोड़ा सा। कौन दो बैंक मिलाकर एक बैंक किया गया है, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, आरबीआई का गठन कब किया गया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया, सब थोड़ा देख लेंगे। ये हो गया। उसके बाद सामान्य विज्ञान है, जो 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसको देख लेंगे। थोड़ा सा बृहद है ये, लेकिन जिसने पढ़ा है थोड़ा सा कमांड बना लेना। अब आते हैं खेलकूद। खेलकूद का मतलब क्या हुआ, ये सीधे सीधे करंट अफेयर हो गया। ये हो गया करंट अफेयर। जो प्लेयर्स विजेता हुए हैं, जो जीता है, जिसका नाम आ रहा है, जिसको पुरस्कार मिल रहे हैं, वो यहाँ से सीधे सीधे 15 नंबर का करंट अफेयर है। तो भारत का करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, दोनों एक साथ बुक आती है, उसको आप देख लेंगे। अब यहाँ पर राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारियां हैं, दोनों मिला के 15 नंबर का है। ये छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के जीएस पर, क्या पूछा जाने वाला है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक व्यवस्था संचालनालय मंत्रालय का जो ऐसा है क्रम है, वो सब देखना है। कौन सचिव कितने क्रम में आए हैं, कौन कौन राज्यपाल बने हैं अब तक का पूछा भी गया है, वैसा क्रम इसमें पूछा जा सकता है। शासकीय योजनाएं, छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई शासकीय योजनाएं जो चल रही हैं, उसके बारे में देखना है। पुरस्कार सम्मान, किस वर्ष तीजन बाई को पुरस्कार मिला पद्मश्री, ये पुरस्कार राजकीय सम्मान कब मिला, कब बिन्नी बाई को पहला पुरस्कार मिला, ऐसे वाले कुछ यहाँ पर बनने वाले हैं। फिर लोकगीत, परंपराएं, लोकगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। परंपराएं, लोकगीत, जो त्योहार मनाए गए हैं आर्ट एंड कल्चर में, वह सब पूछे जाने वाले हैं। कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन सी तिथियों में यहाँ पर जो त्योहार होते हैं, वो सब आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, बिन्नी बाई के बारे में, या फिर जो बिलासा बाई केवटिन के बारे में, या फिर छत्तीसगढ़ वीर नारायण सिंह के बारे में, हनुमान सिंह के बारे में, वैसे व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। और छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य अन्य महत्वपूर्ण विषय लॉक नहीं किया गया है, अनलॉक है, यहाँ पर अन्य भी पूछा जा सकता है। तो आप पढ़े हो, आपके अंदर मस्तिष्क में भरा है कुछ, तो जरूर बनने जाएंगे, यहाँ से जरूर बन जाएंगे। देख रहे हो, बहुत कुछ सीमित सब्जेक्ट है और तैयारी आपकी बनने वाली है। 3-3.5 महीना बचा है अमीन पोस्ट के लिए, तो इसकी तैयारी आप कर लो, बनेंगे, जरूर बनेंगे, पोस्ट मिलेगा ही।